हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है। बेसिकली 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो बुक सेकंड है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और पहले चैप्टर पर हम लोग बात कर रहे थे समानता की, इक्वालिटी की बात हम बेसिकली कर रहे थे कि इक्वालिटी है क्या आपकी, यानी कि हम समानता पर गौर दे रहे हैं। क्या कर रहे थे, बेसिकली आपकी समानता पर हम लोग ध्यान दे रहे थे। तो समानता में हम कहानी पढ़ रहे थे ओम प्रकाश वाल्मीकि की और कांता की कहानी को हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि भारत में सरकार कुछ ऐसे प्रोग्राम चला रही है ताकि दलित जो आपके पिछड़े लोग हैं, जो आपके समाज की मुख्य धारा से जो आपके बिछड़ गए हैं, उनको मुख्य धारा में आपका लाने के लिए सरकार क्या कर रही है, उनको फोकस कर। ठीक ऐसी एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था मिड डे मील। याद होना चाहिए कौन सी योजना थी, मिड डे मील। तो उत्तराखंड में भी इस प्रकार की योजना है ताकि बच्चों को दोपहर का जो भोजन है वो आपका दिया जा सके और मिड डे मील की योजना के तहत उनको बेनिफिट मिले या उनको लाभ मिले। तो इस तरह की योजना वो आपके चला रही थी। इन सभी योजनाओं को हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से गौर करके एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग देख चुके हैं, बहुत अच्छे से हम लोग इन पर बात भी कर चुके हैं और इनको समझ भी चुके हैं। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको क्या बेसिकली ध्यान देने की जरूरत है और इन पर बात करने की क्या है, आवश्यकता है। क्लियर है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो अभी तक अगर वाल्मीकि की कहानी से कुछ आपको पूछना है या फिर आपको कांता की कहानी में कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके गौर करके सारे पहलुओं पर हम लोग फोकस करते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और कह रहे हैं कुछ आपके शासकीय कार्यक्रम है, अवसर की समानता है, इन सब चीजों में बढ़ाने के लिए अपनी क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मध्यांतर भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति को बढ़ाया है। क्या किया है, मध्य भोजन में कार्यक्रम में और स्कूल में प्रवेश में उनकी उपस्थिति ने क्या किया है, इन सब चीजों को आपस बढ़ाया। लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे आते हैं, जहां स्कूल में वो सब कैसे हैं, बहुत अलग हैं। कैसे हैं, एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो आपको थोड़ा सा जो अंतर मिलेगा, जो आपको वेरिएशन मिलेगा, वो थोड़ा वेरिएशन आपको देखना होगा, उन पर आपको गौर करना होगा, उन पर विचार भी करना होगा। क्लियर है। आगे देखिए, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार होता है। कह रहे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे जहां पर ओम प्रकाश वाल्मीकि और दलित बच्चों के साथ आपका भेदभाव होता रहा होगा। आज भी देखिए हमारे देश को 70 साल से ज्यादा हो गए हैं आजाद हुए, और इस आजादी के बाद भी हमारे यहाँ भेदभाव जैसी, असमानता जैसी, दलित जैसी, क्लियर है, अपने आप को दलित कहना, अपने आप को अछूत मानना, दूसरे को अपने आप को हाई कास्ट का बताना, कि भारत में आजादी के बाद आज भी विद्यमान है। और बड़ा ही दुखजनक बात है कि हम लोग इतने शिक्षित होने के बाद भी हमारी इस तरह की मेंटालिटी बनी हुई है। तो इन सारे मुद्दों पर हमको गौर करना क्लियर है, ताकि हम इस तरह के समाज का निर्माण करें कि जो कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ आपकी घटना घटी गई, या कांता जिस आपकी समानता की बात कर रही थी, वो समानता केवल एक पहलू पर ना दिखाई दे, हर पहलू पर आपके समान रूप से दिखाई दे। क्लियर है। ऐसे ही हर दलित को समान अधिकार मिले, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, समाज में, नौकरियों में। ऐसा ही एक संघर्षशील व्यक्ति हमारे जीवन में रहा है जिन्होंने दलितों के लिए बहुत कुछ किया है, और ऐसा नहीं केवल किया है, उन्होंने बहुत कुछ सहन भी किया है। नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में, इनकी एक फोटो है और हमको देखकर नमन करना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने आपका समाज को सुधारने के लिए, दलितों को आगे बढ़ाने के लिए न जाने कितने अथक ऐसे प्रयास करें ताकि क्या हो, इनको समाज की मूलभूत विचारा में धारा में आपका जोड़ा जा सके। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थिति में ढकेला जाता है जहां उनके समान सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती, और कह रही बहुत सारी ऐसी अनसर्टेन आपकी कंडीशन होती हैं जहां उनको भेज देते हैं, और इन भेजने पर जो है कानून बना जाता है, आप समझने की कोशिश नहीं करते। तो थोड़ा सा ये आपको देखना है और थोड़ा सा इन पर आपको बात करनी है। ठीक,
इसका कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और कह रहे हैं जो आपका लोगों की दृष्टि है, जो आपकी मेंटल एक लोगों ने सोच बना रखी है, जो आपका पूर्वाग्रह के शिकार हैं लोग, उसमें क्या हो रहा है धीरे धीरे परिवर्तन। और देखिए ये परिवर्तन तभी होगा जब तक आपका जनरेशन गैप आपका समाप्त रहेगा, यानी कि एक पीढ़ी के बाद जब दूसरी पीढ़ी आती है उस पीढ़ी में सोचने का नजरिया, ठीक, व्यवहार का नजरिया और ये दलित या जातिगत चीजें थोड़ी कम है, ठीक, और जो पीढ़ी आएंगी उनमें ना के बराबर है। और कह रहे हैं धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोगों को यह जानते हैं कि भेदभाव का कानून व्यवहार के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर से ही असमानता का व्यवहार करते हैं। बेसिकली रीजन क्या है कि अगर आप किसी से अनटचेबिलिटी कर रहे हैं या उसके साथ असमानता व्यवहार कर रहे हैं, कारण या तो उसकी कास्ट हो सकती है, उसका धर्म हो सकता है, अपंगता हो सकती है, उसकी आर्थिक कंडीशन हो सकती है, या उसका महिला होना भी एक कंडीशन। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां भारत में अनइक्वालिटी होती है, तो ये चीज फैक्टर है। या तो आपकी जाति की वजह से आपके साथ असमानता का व्यवहार होगा, या आपके धर्म की वजह से होगा। जैसे कि हम अंसारी आपका फैमिली को देखते हैं, तो वो फैमिली अच्छी थी, उनके पास आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, सब कुछ था, लेकिन क्या फैक्टर आया उनके सामने? जाति का फैक्टर आया। अपंगता, अगर कोई आपका शारीरिक स्वस्थ नहीं है उसकी वजह से आपका डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, आर्थिक स्थिति की वजह से, महिला होने की वजह से, ठीक। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जो व्यवहार पैदा करते हैं किसका? असमानता का। क्लियर है? ये आपको देखना है। वर्तमान दृष्टि को बदलना तभी संभव है जब क्या हो, लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई किसी से कमतर नहीं है। कब संभव होगा? जब लोग ये सोच लें कि कोई व्यक्ति किसी से कम नहीं है। और अगर इस तरह का विश्वास, इस तरह की सोच के साथ अगर लोग चलेंगे तो और ये चेंजेस होंगे। देखिए, कल कोई नहीं जानता कि एक दलित बच्चा भारत का संविधान लिख सकता था। क्लियर है? एक ऐसी ही मुस्लिम फैमिली से आने वाले व्यक्ति आपके मिसाल मैन हो सकते हैं। आप अब्दुल कलाम साहब के बारे में पढ़ेंगे, अगर हमने ऐसा किया होता या हमारे टीचरों ने ऐसा किया होता तो आज हमको देश के इतने बड़े मिसाइल मैन ना मिलते। क्लियर है? और हमको संविधान निर्माता ना मिलते। बहुत सारी ऐसी चीज है। तो हमको क्या करना है? हमको किसी को भी विश्वास रखना है कि कोई किसी से कम नहीं है। क्लियर है? हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। और क्या है कि हर व्यक्ति चाहता है उसका सम्मान हो, उसे एक सम्मान मिले। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्ति और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे कि समाज में कैसे है, कैसे सहयोग प्रदान करें। इन सब के विषय में, इन सारी चीजों पर आप और अधिक क्या है विचार करेंगे और पढ़ेंगे। तो समानता कैसी होनी चाहिए, कैसे उसे बदलाव ला सकते हैं, क्या कौन से मुद्दे हैं, क्या सारी चीजें हैं, इन पर आप तभी गौर कर विचार कर पढ़ेंगे जब आपने हर चीज को बहुत अच्छे से महसूस किया होगा या आप उस पहलू के बारे में जानते होंगे। क्लियर है? तो इतना आप देख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। देख लिया? चलिए, देख लिया इतना आपने। अब देखिए, ये इमेज है, इस इमेज को गौर करके देखिए। ये भारत की वो महान शख्सियत है जिसने समानता व्यवहार के लिए बहुत बड़ा संघर्ष लड़ा है भारतीय संविधान में। और आज यही कारण है कि सबके लिए एक समान कानून और आर्टिकल 15 जैसा जो आपका प्रावधान है। अच्छा चलो, एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देता हूं सभी बच्चों के लिए। गौर कर सके तो आर्टिकल 15 को जरूर पढ़िए और इसी के साथ ही आर्टिकल 17 जरूर पढ़े, अनुच्छेद 15 और 17 आप इनको पढ़िए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके संविधान से। यूं ही नहीं है कि राष्ट्रपति से लेकर एक आम व्यक्ति तक, कांता जैसी घरेलू काम करने वाली महिला और राष्ट्रपति के लिए एक समान कानून का प्रावधान। क्लियर है बच्चों? आप पढ़िए देश के संविधान को, कानून को, फिर बात करें। देखिए, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है।
आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। कह रहे हैं जो आत्मसम्मान है वो जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। नगण्य का मतलब समझते हो? ना के बराबर है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। कह रहे जो व्यक्ति हैं उनको कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिनाई और निरंतर संघर्ष ही जीवन में बल, विश्वास और मान्यता प्रदान करता है। बल हो गया, विश्वास हो गया और मान्यता, ये सारी चीजें आपकी प्राप्त करता है। ठीक, मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी ना किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और उनके मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। क्या करेगा? ध्यान दीजिए, ये आप संकल्प लें, दृढ़ प्रतिज्ञा लें। क्या लें? कि आप अपने जीवन का जो आपका बलिदान है आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेंगे। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय है कि वह कुछ नहीं कहे। यानी कि आत्मसम्मान इस दुनिया में सबसे बड़ी अमूल बाप की धरोहर है किसी व्यक्ति की। क्या है? आत्मसम्मान। यानी कि उसका जो सम्मान है, जो आदर है, जो भावना है, जो गरिमा है, वो सबसे प्राइमरी है। देखिए, हमने पढ़ेंगे आप चैप्टरों में और आप और बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि पैसे से ज्यादा आदमी को गरिमा, सम्मान, व्यवहार, समानता चाहिए। देखिए, पैसा फैक्टर हो सकता है लेकिन ये उससे बड़े फैक्टर है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, देख लिया आपने, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार कुछ इसमें क्वेरी है, कुछ प्रश्न है, कोई डाउट है तो पूछना है, मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लिया आपने? आगे बढ़ते हैं। और ये कोटेशन किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। कहना चाहूंगा बच्चों, अगर जब भी आपको मौका लगे पढ़ने का और कुछ भी मन हो सके तो एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष के बारे में पढ़ें। आप उनकी जीवनी को जरूर पढ़ें और आपको वास्तव में पता लगेगा कि आदमी तभी चमकता है जब उस पर बार बार आपके प्रहार हो। और आप अगर अंबेडकर की कहानी को पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे एक व्यक्ति, कैम्ब्रिज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपका पढ़ने वाला व्यक्ति, एक पाव खाकर कैसे उसने पढ़ाई की है। ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी। मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। कह रहे बहुत सारे अन्य ऐसे लोकतंत्र हैं और उनमें समानता के मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र में ऐसा असमानता का अस्तित्व है? क्या भारत में इस तरह की असमानता बनी हुई है? और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। और कह रहे हैं सही बात है, यूं है आज भी समानता क्या है इसको लेकर इन मुद्दे पर आपका संघर्ष, डिबेट और बहस आज भी देश में जारी है। और मैं तो ये चाहता हूं कि इस तरह की बहस, इस तरह के संघर्ष आज भी होते रहने चाहिए ताकि लोगों को समझ आए जिस समानता, इक्वलिटी की हम लोग बात करते हैं वो आपका ग्राउंड लेवल पर कितना है। कह रहे हैं उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन लोग जिनके आपके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, आज वे भी एक जीवन को सुख के रूप में असमान बताते हैं। कह रहे वहां भी क्या है? अनइक्वलिटी है। अब आप देखेंगे कुछ अमेरिकन, आप देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले क्या था, ये भी ब्रिटिशर का क्या था, गुलाम था, उपनिवेश था। तो अफ्रीका से कुछ लोगों को लेके आए, वो लोग ब्लैक थे, ठीक चमड़ी के आधार पर, तो वो कहां बस गए? अब अमेरिका हो गए, अमेरिकन में वहां रहने लगे। तो उनके लिए भी समानता क्या है, समान क्या है, एक उनके लिए सपना बना था। कह रहे हैं जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ, इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। और ये देखिए, ये चीज कोई भारत में ही नहीं है,
ये हर जगह है, ये देश विदेश हर जगह पर ये ऐसी असमानता है। और कह रहे हैं क्या, कानून भी इन्हें समान नहीं मानता है। इसीलिए एग्जाम्पल के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। यहां जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें सीट से उठना पड़ता था। इस तरह की हालत थी 1950 से पहले यूएस में, कि अगर गोरे और काले बैठे तो काले व्यक्ति पीछे बैठेंगे, गोरे व्यक्ति आपके फ्रंट पे बैठेंगे। अगर आप पीछे भी बैठे हैं और कोई अगर गोरा व्यक्ति आ जाता है तो काले व्यक्ति को उसको सीट देनी पड़ेगी, यानी पहला प्रेफरेंस किसका है, व्हाइट का है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, असमानता का व्यवहार जो था वो भारत में नहीं, आपका यूएस में भी हो रहा था। आप सोच सकते इतनी बड़ी डेवलपिंग नेशन कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उस तरह की चीजें वहां थी। तो भारत में तो बड़ा स्वाभाविक था, लेकिन भारत में ही क्यों हो, हम क्यों ना विश्व के सामने एक एग्जाम्पल सेट करें कि हमारे यहाँ असमानता की कोई जगह नहीं है, मानवता प्राथमिक धर्म है। लेकिन आज भी हमारे बड़ी विडंबना की बात है, कितने जातीय नृत्य संघर्ष होते हैं, धर्म के आधार पर लड़ाइयां होती हैं। ये कहीं ना कहीं कम एजुकेशन का ही फर्क है। तो आपने दोनों का अंतर करके इसमें देख लिया, पढ़ लिया। एक फोटो आपको दिखाई दी गई है रोजा पार्कस की, देख रहे हो, देखिए आप, देख लिया बच्चों, आगे बढ़े। क्या कोई क्वेश्चन पूछेगा स्कूल, बताइए बच्चों मेरे, किसी कोई डाउट कोई क्वेरी किसी प्रकार, जितना हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा सा रोजा पाकस के बारे में है पढ़े। अफ्रीकी अमेरिकन आपके महिला थी और कह रहे हैं कि 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। वो थकी हुई थी काम करके और उन्हें क्या किया, एक गोरे व्यक्ति को अपनी सीट देने से उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट्स कहा गया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया, यानी कि बैन कर दिया गया। और आप किसी व्यक्ति को उसकी नस्ल के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर और उसके राष्ट्र मूल के आधार पर अगर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो वो बैन है। क्या है, बैन है। इसे यह भी कहा गया कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोल दें और उन्हें उनके अलावा स्कूल में ना जाना पड़े, जो विशेष रूप से केवल उनके लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश करने के लिए समर्थ रखते हैं जहां कम सुविधा है, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं। जब गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं तो उन्हें क्षेत्रों में रहते हैं जहां उनके सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का समाज में वेरिएशन है, अंतर है, डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है। अभी हम आर्टिकल 15 की बात कर रहे थे, उसका कुछ अंश भाग हम देखेंगे। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा, पूरे चैप्टर में कोई डाउट कोई क्वेरी हो, आप आज के इस लेक्चर में पूछ सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट है कोई क्वेरी है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लोकतंत्र में चुनौतियां, कि आपका डेमोक्रेसी में चैलेंज क्या है, उन चैलेंजेस को हमको फेस करके इसमें देखना और पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ जाएं। कोई क्वेरी कोई डाउट किसी प्रकार का, चलिए देख लेते हैं। लोकतंत्र की चुनौतियां। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ी बात देखिए, क्या कह रहे हैं कि कोई भी कंट्री टोटल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकती। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं। कह रहे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं हमेशा से और व्यक्ति जो क्या करते हैं,
लोकतंत्र को आपका क्या करते हैं, नए अर्थ देते हैं। अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। कैसा हो कि अधिक से अधिक आपकी समानता आए, उसके लिए वो क्या करते हैं, नए नए क्वेश्चन उठाते हैं, नए नए सवाल को जनता के सामने, लोगों के सामने समझ रखते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए हम विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्ति की समानता और उसके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार करें या नहीं करें। सबसे बड़ी बात क्या है कि आत्मसम्मान, उन सभी व्यक्तियों की समानता, उनको भावनाओं को ऊंचा रखते स्वीकार करें या ना करें, ये सबसे बड़ी चीज है। तो आप इसको गौर करके देख लीजिए, बात कर लीजिए। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है किसी प्रकार का, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार 30 सेकंड 1 मिनट तक आप पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कोई डाउट बन रहा है मुझसे पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे। देख लीजिए, आप देखिए बच्चों, आगे बढ़ जाएं। किसी कोई क्वेरी, कोई डाउट? चलिए, तो अभी एक हमको छोटा सा अंश रूप पढ़ना था, आर्टिकल 15। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 के अंश है, पूरा पाठ नहीं है, कुछ उसका रूप हमको मिला है। देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि कुल मिलाकर ये 5 चीज ऐसी हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अगर कोई व्यक्ति देश में किसी प्रकार की असमानता, भेदभाव करता है तो वो क्या है, आर्टिकल 15 के सीधा सीधा खिलाफ है, अनुच्छेद 15। ठीक, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वहां आपकी कास्ट की वजह से आपको निकाला जाता है, धर्म की वजह से, आपके मूल वंश की वजह से, आपके जन्म स्थान की वजह से, आपके जेंडर के बेस की आप मेल फीमेल हैं, इस तरह से अगर कोई निकाला जाता है तो ये सब क्या है, आर्टिकल 15 का हनन है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। पहली बात, आप इनमें से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान में इनमें से किसी भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतः, भागतः या फिर राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाबों, स्नान घाट, सड़कों और सार्वजनिक संगम के स्थान के उपयोग के संबंध में किसी नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है, अगर किसी व्यक्ति को होटल पर, क्लियर है, कहीं दुकान पर, सार्वजनिक भोजनालय पर अगर जन्म, जाति, मूल, लिंग के आधार पर अगर आप भेदभाव करते हो, आप खाना नहीं देते हो, कुएं से पानी नहीं भरने देते हो, आप तालाब में आपका स्नान नहीं करने देते हो, सड़क पर नहीं चलने देते हो, आप अगर इस तरह का कोई भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो सीधा सीधा अनुच्छेद 15 के खिलाफ है, यानी कि आप भारतीय संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। क्लियर है? और इसी के तहत आपके कार्रवाई होगी। इसलिए मैंने कहा था कि आप गौर करके आर्टिकल 15 को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। इस पूरे चैप्टर में अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, चलिए कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम लोग ये चैप्टर को अंतिम रूप देंगे। किसी का कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप जरूर पूछिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए एक बार। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, फिलहाल आज के इस चैप्टर में, आज के इस लेसन में हम लोग यहीं इसको समाप्त करते हैं। कल इसके जो है आप क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करके आइए। धन्यवाद।